का सफर, एक ऐसा राज जो हर कोई समझता है कि सिर्फ खूबसूरत है। चमकते चेहरे, बेहिसाब ताकत और अमर होने का सपना, यही तो देखा है सबने। पर जो कोई नहीं देखता वो है इसका भयानक चेहरा, एक ऐसी हकीकत जिसमें सिर्फ दुख, दर्द और मौत है। हानली भी इस चमक धमक से आकर्षित होकर इस दलदल में फंस गया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये सफर सिर्फ एक सपना ही नहीं, एक कब्रिस्तान भी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक दुश्मन है, वो है उसकी अपनी जिंदगी, जो कि हानली को निगलने के लिए तैयार बैठी थी। पर हानली किसी भी कीमत पर नाकामी कबूल नहीं करना चाहता था। तो क्या वो गॉड बनने का ये सफर पूरा भी कर पाएगा या नहीं? दोस्तों, ये कहानी शुरू में थोड़ी सी स्लो है, लेकिन अगर एक बार आपने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट देख ली तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलो अब चलकर हानली के इस मॉर्टल टू इमॉर्टलिटी जर्नी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें स्टार ओशन पर मौजूद एक छोटा सा टापू दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो हानली अपने मंकी फ्रेंड के साथ शिकार करने आ गया था। वो आते ही वहाँ मौजूद फ्लावर पर एक लिक्विड पोर करता है, जिससे वो फ्लावर खिल गया था। साथ ही उसने वहाँ के टीलों पर फ्लैग्स भी सेट किए, जो एक एरी में तब्दील होने वाले थे। अब उस फ्लावर की खुशबू से 7वीं रैंक वाला डिमोनिक बीस्ट हानली की तरफ खींचा चला आ रहा था। तो हानली अपने मंकी फ्रेंड से कहता है कि फिलहाल के लिए तुम छुप जाओ, ये बीस्ट बहुत खतरनाक है। तो छोटू सा मंकी तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब हानली उस बीस्ट को अपने एकदम नजदीक आने देता है और फिर उसने तुरंत ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फ्लैग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वो डिमोनिक बीस्ट उसे क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो फॉर्मेशन उसे बाहर जाने से रोकता है। और फिर हानली ने उस डिमोनिक बीस्ट पर फायरबॉल से हमला करके वो नीचे आ गया था। उसे लगता है कि वो बीस्ट अब मर चुका होगा, मगर वो बीस्ट तो जिंदा था। वो हानली पर चिल्ला के उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके बाद वो बीस्ट अपना वेपन, जिसे नेपच्यून बीस्ट कहा जाता था, उसे बाहर निकाल लेता है। इधर हानली भी अपनी तलवार लेके तैयार था और फिर इन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। हानली उस बीस्ट के हर एक अटैक को डॉज करके उसे यहाँ से वहाँ भगा रहा था, जिससे वो बीस्ट बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो हानली पर अपनी डिमोनिक वेव का यूज करके अटैक कर रहा था, मगर हानली इस अटैक से जैसे तैसे बच जाता है। और अब अटैक करने की बारी हानली की थी। वो 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उस बीस्ट पर अटैक कर देता है, मगर उस बीस्ट की खाल इतनी मजबूत थी कि हानली की स्वॉर्ड उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। और अब सही मौका देखकर हानली उसके गर्दन पर सवार हो जाता है। उसने अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन में घुसा दी थी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद उस बीस्ट ने हानली को दूर कर दिया था। और अब इसी दरमियान हानली उस बीस्ट के एक हाथ पर वार कर देता है। वह ये हाथ उसकी शील्ड थी, जो काटने की वजह से वो बीस्ट जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर उसका दर्द ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि उस बीस्ट में रीजनरेट करने की पावर्स थी। तो तुरंत ही एक नया हाथ बना लेता है, मगर इस बार वो हानली पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। हानली को पता है कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा, तो तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। साथ ही वो ट्रैपिंग आरी का यूज करके उस बीस्ट को कैद कर देता है, लेकिन उसने अपने नेपच्यून वेपन से उस आरी को ब्रेक कर दिया। तब तक हानली उसके लिए एक और पावरफुल अटैक के साथ रेडी था। उस पर हजारों फायरबॉल से हमला कर उसे घायल कर देता है, जिसके बाद वो अपनी सभी स्वॉर्ड को मिला देता है। इसे जायंट स्वॉर्ड टेक्निक कहा जाता है। अब हानली इसी का यूज करके उस पर फाइनल अटैक कर देता है, और इसी के चलते उस बीस्ट का काम तमाम हो गया था। अब उस बीस्ट के मरते ही हानली उसकी डिमोनिक पिल को कलेक्ट कर लेता है। साथ ही उसका मंकी फ्रेंड भी अब वापस आ गया था। हानली उससे कहता है कि आज का चांद देखो, ये कितना खूबसूरत है। हमने बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा चांद देखा है। और अब हमें 200 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम यंग हानली को देखते हैं। उसके घर पर चोरी होने की वजह से खाने के लिए घर में एक अनाज का दाना भी नहीं था। हानली के पेरेंट्स कहते कि वुल्फ गैंग ने हमारा सब कुछ लूट लिया, पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारा छोड़ो हानली का क्या होगा। तभी हानली की मदर कहती कि 7 मिस्ट्रीज से एक डिसाइपल की भर्ती कर रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन करो। मगर उसके फादर कह रहे थे कि हानली अब बड़ा हो चुका है, तो हमने उसे वहाँ पर भर्ती के लिए भेज देना चाहिए। अगर वो हमारे साथ रहा तो भूखमरी का शिकार होगा, लेकिन अगर वो सिख ज्वाइन करता है तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। साथ ही उसका सिख हमें थोड़े बहुत पैसे भी देगा। मगर हानली की माँ उसे अपने से दूर भेजने के लिए तैयार नहीं थी। तभी हानली उससे कहता है कि मैं सिख ज्वाइन करूंगा। तो अब ना चाहते हुए भी वो अपने माँ बाप से दूर सिख ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता है। हानली जिस कैरेज में ट्रैवल कर रहा था उसमें 2 और बंदे थे। एक का नाम था जैंग और दूसरा था ली फेई। ये लोग हानली से काफी अच्छे से बात कर रहे थे, तो हानली भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करने लगता है। अब कई दिनों का सफर तय करने के बाद ये लोग सेक में पहुंच जाते हैं। इन्हें रिसीव करने के लिए वो यान नाम का बंदा आया था, मगर वो आते ही इन लोगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत बदबू है, सड़क छाप कुत्तों से ऐसे ही
बदबू आएगी। इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं। अब उसकी बातें सुनकर ली फेई ने उस पर हमला कर दिया था, मगर वो बंदा ही उस पर भारी पड़ जाता है। ये देखकर जैंग ने भी उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी थी और इस तरह से पीटते पिटाते ये लोग 7 मिस्ट्रीज तक पहुँच जाते हैं। वहाँ के एल्डर में सबको बता रहे थे कि तुम सभी बहुत लकी हो, क्योंकि इस साल की परीक्षा बहुत आसान है। अगर तुम उसे पास कर पाए तो तुम हमारे डिसाइपल बन जाओगे। क्या तुम लोगों को वो पिक नजर आ रहा है? वेल, इसी जगह पर अगर तुम दोपहर होने से पहले पहुंच जाओ तो समझ लो कि तुम पास हो गए हो। दरअसल इस पिक को बोन रिफाइनिंग क्लिफ कहा जाता था, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद है। तो अब इनका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग बड़ी तेजी से भाग रहे थे। हानली और उसके दोस्त ने जंगल का रास्ता ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया था, मगर अब उन्हें एक पहाड़ पर क्लाइंब करना था और मुसीबतें यही से शुरू होने वाली थी। जैंग हानली को बताता है कि भाई तुम आगे चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। तो हानली ने भी उस पहाड़ पर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। वहाँ पर ढेर सारे और भी लोग थे। उसमें से एक बंदा हानली को नीचे गिराने की कोशिश करता है, मगर हानली अपनी रोक नहीं छोड़ता। ये लोग पिक के काफी करीब आ गए थे, लेकिन कुछ कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए थे, जिससे कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। और ये सब देखकर जैंग काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसने आज तक ऐसे घिनौने लोग नहीं देखे थे। अब हानली ने भी उस पहाड़ को जैसे तैसे क्लाइंब कर लिया। वहाँ पर ली फेई मौजूद था और थोड़ी देर में जैंग भी वहाँ पर आ जाता है, मगर ये लोग वहाँ से आगे नहीं जा सकते थे, क्योंकि पिक पर जाने वाले रास्ते में कुछ लड़के मौजूद थे जो इन्हें आगे जाने से रोकने लगते हैं। ली फेई तो इन सब से गिव अप कर देता है, मगर हानली हार मानने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि हम दूसरे वाले रास्ते से ऊपर जाएंगे, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा स्टीफ था। तो हानली अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो ये है कि एटलीस्ट हम उस रास्ते को ट्राई करें। तो हानली और जैंग उस रास्ते से निकल पड़ते हैं। वो दोनों अपनी पीठ से पीठ मिलाकर ऊपर जा रहे थे। उनकी बहादुरी देख के सेक के लीडर वांग और एल्डर में काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, लेकिन तभी कॉन्टेस्ट का वक्त खत्म हो जाता है। एल्डर में कहते हैं कि इन दोनों की सारी मेहनत जाया हो गई, लेकिन सेक लीडर वांग इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि ये दोनों काफी मेहनती है, इसलिए हमें कभी कभार सेक के रूल्स को तोड़ना चाहिए। लेकिन एल्डर में उन्हें समझाते हैं कि जब हम वुल्फ गैंग के साथ बैटल करेंगे तब हमें पावरफुल लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों मेहनती तो है लेकिन पावरफुल नहीं। तो सेक मास्टर वांग अपना फैसला बदल देते हैं। उन्होंने एग्जाम खत्म होने की अनाउंसमेंट कर दी थी। इस एग्जाम में 9 डिसाइपल्स को सिलेक्ट किया गया था। तब तक ये दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वांग कहते कि एग्जाम अब खत्म हो चुका है। तुम में से कुछ लोग मंजिल के बहुत करीब थे, लेकिन इतना काफी नहीं। आगे चल के बहुत ही खतरनाक जंग हमारा इंतजार कर रही है, तो हम ऐसे लोगों को मौका नहीं दे सकते। लेकिन हारे हुए लोगों ने अपनी उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। तुम अगले साल फिर से कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर उयान है, इसने लगातार 3 साल कोशिश की और अब ये हमारा डिसाइपल बन चुका है। इधर हानली और जैंग की पहाड़ को क्लाइंब करके हालत खराब हो चुकी थी, मगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाती है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर मो आ जाते हैं। वो हानली और जैंग को बुला रहे थे। वो कह रहे थे कि फिलहाल मेरे पास डिसाइपल्स की कमी है और ये दोनों मुझे काफी पसंद आए। भले ही इन लोगों ने टेस्ट पास नहीं की, मगर ये बहुत क्लोज थे, इसलिए मैं उन्हें एक मौका देना चाहता हूँ। इसमें वांग भी तुरंत अग्री हो जाती है। तो एल्डर में इन लोगों को बताते हैं कि आज से डॉक्टर मो तुम्हारे मास्टर हैं। ये सुन के तो हानली और जैंग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। अब डॉक्टर मो उन्हें डिवाइन पाम वैली लेके आते हैं। ये वैली जन्नत जैसी खूबसूरत थी और यहाँ पर बस ये तीनों ही रहते थे। साथ ही कल्टीवेशन करने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। अब यहाँ से हानली और जैंग की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था। हानली बताता है कि डॉक्टर मो हमें खास कल्टीवेशन मेथड सिखा रहे हैं ताकि हम अपनी बॉडीज को इनहांस कर पाए। वेल, इस मेथड को सीखने में बहुत समय लगने वाला था, मगर डॉक्टर मो बताते हैं कि एलिक्सर्स का यूज करके इसे तेजी से सीखा जा सकता है। अब एलिक्सर्स बनाने के लिए रेयर हर्ब्स की जरूरत थी, तो डॉक्टर मो उन्हें हर्ब्स की जानकारी देना शुरू करते हैं। वो कह रहे थे कि फॉर्मूला मैच करने के लिए सही हर्ब को पहचानना आना चाहिए। साथ ही इन पौधों को मैच्योर होना भी जरूरी था। वो बताते हैं कि कुछ पौधे 100 सालों के होने के बाद ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं। साथ ही एलिक्सर बनाते वक्त मेजरमेंट भी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों की एलिक्सर बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई थी। साथ ही डॉक्टर मो ने उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था। ये लोग मिलकर खाना पकाते और पौधों का ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ हानली और जैंग की दोस्ती भी गहरी हो गई और फिर थोड़े ही दिनों में हानली फॉरेस्ट स्प्रिंग स्किल की 0 स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ से उसकी मेरिडियन ओपन हो गई थी। इतना ही नहीं, जब भी डॉक्टर मो घायल डिसाइपल्स का इलाज करते तब हानली और जैंग उनकी हेल्प किया करते थे, जिस वजह से उनका मेडिसिन का नॉलेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इसी दरमियान उन्हें पता चला कि उनके सीनियर मो लंबे अरसे से बीमार है। एक रात तो उनकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो वो इन्हें माउंटेन से
एक रेयर हर्ब लाने के लिए बता देते हैं। तो अगले ही दिन ये लोग माउंटेन पर पहुंच चुके थे, लेकिन जिस हर्ब की इन्हें तलाश थी वो चट्टानों की दरारों में उगा करता था, जिस वजह से जैंग रस्सी को पकड़ लेता है और हानली नीचे उतर के उस हर्ब को कलेक्ट कर लेता है। और अब वापस ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि जैंग को तो उस गैंग के लोगों ने पकड़ के रखा था। वो जैंग की पिटाई करते हैं तो हानली उनसे कह रहा था कि हम बस 2 लोग हैं, इसलिए तुम हमें परेशान कर रहे हो। जिस पर जियाबो नाम का बंदा कह रहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो फिर 1 on 1 मेरा मुकाबला करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। इतना कहकर उसने हानली की पिटाई करना शुरू कर दी थी। हानली भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, मगर जियाबो ने उसका हाथ मरोड़ दिया। वो कह रहा था लड़के तुम तो बहुत बहादुर हो, देखते हैं कि तुम्हारा हाथ तोड़ने के बाद तुम्हें कितनी बहादुरी बाकी रहेगी। अब वो उसका हाथ तोड़ने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर इनका पुराना दोस्त लीफी आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी हरकतें देख के मुझे फील हो रहा है कि तुम्हें सबक सिखाने की बहुत जरूरत है।